हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मस्ती एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बीएसएससी में पूछे जाने वाले 20 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए। देखिए, 20 महत्वपूर्ण सवाल लेकर तो आए ही हैं, और जब 4 ऑप्शन का डिस्कशन करेंगे ना तो 20 4 के 80 हो जाएगा। यानी आज आप 80 क्वेश्चन के जवाब जानने वाले हैं। और चलिए एक एक करके देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर वन कुछ इस प्रकार है कि एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है। ऑप्शन नंबर 1, 10 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ग्राम खून में। ऑप्शन नंबर 2, 14 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ग्राम खून में। ऑप्शन नंबर 3, 18 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ग्राम खून में। और ऑप्शन नंबर 4 है 24 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ग्राम खून में। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि एक समान वयस्क पुरुष में होता है हीमोग्लोबिन क्या है। जैसे देखिए, आप जानते होंगे कि दूध के बारे में, तो दूध में जो प्रोटीन होता है, जैसे कैसीन, तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक उसी तरह मनुष्य का जो ब्लड होता है, आप किसी का भी ब्लड लीजिए, ठीक उसी प्रकार अगर आप ब्लड देखेंगे तो ब्लड का जो प्रोटीन होता है ना, ब्लड के प्रोटीन को ही हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। दोस्तों, ब्लड के प्रोटीन को क्या कहेंगे? हीमोग्लोबिन कहेंगे। ब्लड के प्रोटीन को हीमोग्लोबिन कहेंगे। अब बात आता है कि आखिर हीमोग्लोबिन होगा कितना। तो देखिए कि एक सामान्य वयस्क पुरुष में ऐसे अगर देखा जाए तो 13.5 ग्राम से लेकर के 17.5 ग्राम तक होता है पर 100 ग्राम खून में। सामान्य वयस्क पुरुष में 13.5 ग्राम से लेकर के 17.5 ग्राम तक के बीच में होना चाहिए। तो आप बताइए, इन दोनों के ऑप्शन में बताइए, इतना के बीच में ऑप्शन में कौन सा है? देखिए, ऑप्शन नंबर 1 10 ग्राम, ये होगा? नहीं होगा, ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये हो सकता है। अभी आगे रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी 18 ग्राम, होगा? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी 24 ग्राम, नहीं होगा। तो दोस्तों, इसका सटीक आंसर क्या होगा? 14 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ग्राम खून में होगा। 14 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ग्राम खून में होगा। अब देखिए, बहुत से जैसे देखेंगे कि मैदानी भागों में, ये देखिए जैसे भारत है, ये हमारा भारत है। अब देखिए, तो भारत के हम लोग बिहार में रहते हैं, तो बिहार के क्षेत्र, यूपी के क्षेत्र, ये सब कैसा मैदानी क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो लोग होते हैं ना, उनमें होता है 14 ग्राम। उनमें कितना होता है? 14 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ग्राम खून में। जैसे हम लोग बिहार के हैं, तो हम लोग का जो हीमोग्लोबिन होगा वो एवरेज अगर देखा जाएगा तो वो 14 ग्राम होगा दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें कि बहुत से लोग पर्वतीय क्षेत्र में रहते होंगे, जैसे यहाँ पे है हमारा पश्चिमी ढाल पर्वत, यहाँ पे हमारा है पूर्वी ढाल पर्वत। तो जो पश्चिमी ढाल पर्वत जैसे महाराष्ट्र के क्षेत्र में, तमिलनाडु के क्षेत्र में, तो इन सारी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होंगे दोस्तों, उनमें होता है 17 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ग्राम खून में। 17 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ग्राम खून में। तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। तो इसका सटीक आंसर क्या हो गया? इसका सटीक आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए, अगला सवाल कुछ इस प्रकार है कि आहार नाल सामान्यतया बड़ा होता है। क्या है? आहार नाल सामान्यतया बड़ा होता है। अब किसका बड़ा होगा? ऑप्शन नंबर 1 है शाकाहारियों में, ऑप्शन नंबर 2 है सर्वाहारियों में, और ऑप्शन नंबर 3 है मांसाहारियों में, और ऑप्शन नंबर 4 है कीटभक्षियों में। तो आप फटाफट से बताइए कमेंट करके कि आहार नाल सामान्यतः किसका बड़ा होता है? शाकाहारी का बड़ा होगा, सर्वाहारी का बड़ा होगा, मांसाहारी। अब देखिए, शाकाहारी किसको कहते हैं? जो मांस वगैरह नहीं खाता है। सर्वाहारी जो दोनों खाता है, और मांसाहारी जो मांस तो खाता ही है। और कीटभक्षी तो होगा नहीं दोस्तों। देखिए, कीटभक्षी तो पहले ही कट जाएगा, कीटभक्षी का तो छोटा होगा। उसके बाद आता है मांसाहारी, इसको रख सकते हैं। सर्वाहारी, इसमें तो दोनों आ जा रहा है, तो दोनों, तो ये भी काट दीजिए। उसके बाद ऑप्शन नंबर 1 में है शाकाहारी। देखिए, शाकाहारी जो होते हैं ना, शाकाहारियों में वो मांसाहारी की तुलना में आहार नल की लंबाई इससे कम होती है। आहार नल की लंबाई इससे कम होती है। तो दोस्तों, इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो आहार नल सामान्यतः जो बड़ा होता है वो किसका बड़ा होता है? मांसाहारियों में। आइए, इसका सटीक आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है?
गाय का जो दूध होता है वो पीला किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर 1 है राइबोफ्लाविन के कारण, ऑप्शन नंबर 2 है रेटिनॉल के कारण, ऑप्शन नंबर 3 है कैरोटीन के कारण, ऑप्शन नंबर 4 है थायमिन के कारण। तो देखिए आप फटाफट से बता सकते हैं कि गाय का जो दूध होता है दोस्तों उसका रंग आखिर पीला क्यों होता है। देखिए हर जगह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर भारत के अंदर देखेंगे तो गाय का दूध पीला होता है किसके कारण के? तो वो होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। इसी को दोस्तों आप पर्णपीतक भी कह सकते हैं, कैरोटीन को पर्णपीतक। तो आप एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कैरोटीन, कैरोटीन जो है कि गाजर में भी पाया जाता है। तो बहुत से जो है कि ये देखिए पर्णपीतक, ये थोड़ा हार्ड उटपटांग नाम लग रहा है कि नहीं लग रहा, इसीलिए ये इस ऑप्शन में ये कैरोटीन को हटा करके इसी के जगह पर लगा देगा पर्णपीतक। तो आप कहेंगे कि गाय के दूध का पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? राइबोफ्लाविन, रेटिनॉल, पर्णपीतक, थायमिन। तो लगेगा पर्णपीतक, ये तो नया नया नाम है दोस्तों, कैरोटीन को ही पर्णपीतक भी कहा जाता है। तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बीज को आप जो कि किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए ठंडे एवं शुष्क अवस्था में, दूसरा है ठंडे एवं नम अवस्था में, और तीसरा है गर्म एवं शुष्क अवस्था में, और चौथा है गर्म एवं नम अवस्था में। तो देखिए सबसे पहली बात बीज, देखिए बीज को सुरक्षा जो करता है, बीजों को जो सुरक्षा प्रदान करता है वो होता है बीज आवरण। बीजों को सुरक्षा बीज आवरण प्रदान करता है, बीजों को सुरक्षा बीज आवरण प्रदान करता है। बीजों को सुरक्षा कौन देता है? बीज आवरण। देखिए ये मान लीजिए कि सीड है, ये मान लीजिए सीड है, तो इसके बाहरी भाग, एक होता है आंतरिक भाग, एक होता है बाहरी भाग। तो बीजों के बाहरी भाग को टेस्टा कहा जाता है दोस्तों, टेस्टा, और इसके आंतरिक भाग को टिग्मा कहा जाता है। आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? टिग्मा कहा जाता है। आप कैसे पहचानेंगे? देखिए अनार जब आप खाते हैं, क्वेश्चन होगा कि हम जब अनार के दाने को खाते हैं तो उसकी किस बीज के किस भाग को खाते हैं? तो हम लोग टेस्टा को खाते हैं। टिग्मा को तो चबाकर फेंक देते हैं दोस्तों, तो टेस्टा को खाते हैं। तो ये जो है ये इसका सुरक्षा करता है। किसका? सुरक्षा। तो बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है, वो इसका सटीक आंसर होगा ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। ठंडे एवं शुष्क अवस्था में बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है कि हार्मोन उपयोगी है। दोस्तों हार्मोन उपयोगी है, किस लिए उपयोगी है? ऑप्शन नंबर 1 है उपापचयी प्रक्रिया हेतु, ऑप्शन नंबर 2 है पाचन एवं पुनरुत्पादन हेतु, ऑप्शन नंबर 3 है पूर्ण ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु, और ऑप्शन नंबर 4 है बीमारियों से बचाव हेतु। तो दोस्तों इसका बताइए फटाफट से कि इसका आंसर क्या होगा कि हार्मोन करते हैं। हार्मोन न सिर्फ हमारे शरीर के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं बल्कि ये नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करते हैं। किसी चीज को छूते के साथ जो है कि इससे कनेक्शन कहाँ तक जाता है? ब्रेन में। और ब्रेन फटाफट से बताता है कि गर्म है, हाथ हटाओ। क्या है? गर्म है, हाथ हटाओ। तो इसका सटीक आंसर होगा हार्मोन उपयोगी है, किस लिए? उपापचयी प्रक्रिया हेतु। उपापचयी प्रक्रिया हेतु। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है SI पद्धति में तापक्रम का मात्रक। अब देखिए SI पद्धति क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सेल्सियस, 2 फ़ारेनहाइट, 3 केल्विन, और 4 क्या है? रैंकाइन। देखिए सबसे पहले समझिए कि SI पद्धति, इसका आविष्कार जो हुआ था 1971 में आया। इसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम ऑफ SI का फुल फॉर्म होता है SI सिस्टम। SI सिस्टम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। दोस्तों ये SI का है। तो SI पद्धति में तापक्रम का मात्रक पूछा है दोस्तों। तो तापक्रम का मात्रक SI पद्धति में केल्विन होगा। क्या होगा? केल्विन होगा। आइए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है कि 1 AMU परमाणविक द्रव्यमान इकाई समतुल्य है। समतुल्य का मतलब बराबर, किसके बराबर है? 1 AMU। ऑप्शन नंबर 1 1.6735 × 10⁻⁻24 ग्राम के,
ऑप्शन नंबर 2 ये, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए ये जो पूछा है कि एक एएमयू परमाणविक द्रव्यमान इकाई जो है ये समतुल्य है यानी बराबर है, किसके बराबर है दोस्तों? तो देखिए सबसे पहली बात कि एक एएमयू बराबर होता है, इसमें शेष प्रोटॉन प्लस शेष न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर एक एएमयू बराबर होता है नाभिक के अंदर यानी नाभिक के भीतर मौजूद शेष प्रोटॉन और शेष न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। एक एएमयू नाभिक के भीतर उपस्थित शेष प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, दोस्तों एएमयू का फुल फॉर्म होता है एएमयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक मास यूनिट। तो इसका सटीक आंसर होता है 1 पॉइंट, इसको रट लीजिए, कुछ नहीं 1.6735 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। अगर इसी को केजी में लिखना चाहें तो होगा, इसी को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.6735 इंटू 10 टू द पावर माइनस ये 3 जीरो ऊपर जाएगा तो -3 होगा यानी -27 kg। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगर यहाँ पर केजी होता तो ऑप्शन नंबर 2 भी इसका सटीक आंसर होता। बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कि पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है। जब लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं ना तो वो आगे की ओर झुक कर चढ़ते हैं, आखिर क्यों? ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि वह तेजी से चल सके इसलिए झुक के चलते हैं, फिसलने की संभावना कम हो सके, और तीसरा है उसकी ऊर्जा बची रहे, और चौथा है कि स्थायित्व में वृद्धि हो सके। तो देखिए दोस्तों हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो चढ़ते समय आगे की ओर इसलिए झुक जाते हैं क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो ये मान लीजिए ये है पृथ्वी। अब देखिए पृथ्वी का जो सेंटर होता है उसको कहते हैं ग्रेविटी, है कि नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन एक मनुष्य है, एक क्या है, मनुष्य है, और मनुष्य का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है दोस्तों, ये टेम्पोररी मैंने बना दिया है, ये क्या है, मनुष्य है। तो इसका सेंटर ऑफ बॉडी मनुष्य में क्या होगा? सेंटर ऑफ बॉडी होगा। तो मनुष्य में जो सेंटर ऑफ बॉडी होता है वो उसका नाभिक होता है। कौन होता है? नाभिक। सेंटर ऑफ बॉडी क्या होता है? नाभिक होता है। मनुष्य का सेंटर ऑफ बॉडी नाभिक होता है दोस्तों। तो इसीलिए जब हम झुकते हैं तो नाभिक यानी हमारा सेंटर ऑफ बॉडी आगे की ओर चला जाता है, जिससे वो हमें संतुलन बनाए रखता है, गिरने से बचाता है यानी बैलेंस बना के रखता है। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थायित्व में वृद्धि हो सके जिसके वजह से हम झुक जाते हैं पहाड़ों पर चढ़ते समय। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। एक क्रिकेट खिलाड़ी ध्यान से सुनेंगे, गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को दोस्तों नीचे कर लेता है। गेंद आ रहा है, अचानक से गेंद आ रहा है, हाथ को नीचे कर लेता है, नीचे करता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। क्या? ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर 2 संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर 3 द्रव्यमान व ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 अपकेंद्रीय बल। अब देखिए हम चारों ऑप्शन को डिस्कस कर देते हैं और आप बताएंगे कि इसका सटीक आंसर क्या होगा। देखिए न्यूटन के गति के तृतीय नियम कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम किसी पर बल लगाते हैं ना तो जितना हम 10 न्यूटन से इसको धक्का दे रहे हैं ना तो ये भी हाथ इस हाथ पर 10 न्यूटन से धक्का देगा दोस्तों। तो ये कहता है टू एवरी एक्शन देयर आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दूसरा है संवेग संरक्षण के सिद्धांत। देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है, जैसे आप न्यूटन का सेकंड लॉ लीजिए। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि अगर कोई वस्तु रुका है
तो वो रुका रहेगा कब तक, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और जब हम उस वस्तु पर एक्सटर्नल बल लगाएंगे नहीं तो क्या उसमें संवेग उत्पन्न होगा, तो संवेग उसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जब संवेग कांस्टेंट होगा दोस्तों तो उसी को कहा जाता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि द्रव्यमान व ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है, कहता है कि द्रव्यमान व ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी कहता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या है दोस्तों, जैसे देखिए एक बर्तन लेते हैं, दूध से मक्खन निकालना, दूध से मक्खन निकालना, ये क्या है, अपकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल है। यानी सेंटर में कोई चीज है ना, उसको जब घुमा देंगे ना फटाफट से, जैसे डेगची में ले लीजिए दूध, और दूध ले करके उसको जो है कि दही बना लीजिए, और उसको जो है कि डंडा से खूब हिलाएंगे तो जितना भी ये जो घी बनने वाला रहेगा वो साइड में चला जाएगा। किसके कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण दोस्तों। तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होने पर पंखे पर दाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 बढ़ जाएगा, 2 समान ही रहेगा, 3 कम हो जाएगा, और 4 उतना रहेगा जितना उसके नीचे है। अब कोई हवाई जहाज है, हवाई जहाज है दोस्तों, अब देख लीजिए यहाँ पर हवाई जहाज है, ये मान लीजिए हवाई जहाज है, ये क्या है, हवाई जहाज। अब दोस्तों ये हवाई जहाज, ओके, ये हवाई जहाज है। कहता है कि जब ये हवाई जहाज फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, तो हवाई जहाज जब उड़ रहा है तो उसके पंखे पर दबाव लग रहा है। लेकिन इसका कहना है कि जब हवाई जहाज के स्पीड को बढ़ा दिया जाए, मान लिया जाए ये जो हवाई जहाज है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने माना है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रही है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जहाज उड़ रही है। तो अब आपको बताना है कि जब हम इसके स्पीड को बढ़ाकर 150 किलोमीटर प्रति घंटा कर देंगे तो बताइए कि जहाज के पंख पर जो प्रेशर लग रहा था वही प्रेशर लगेगा, उससे कम हो जाएगा दोस्तों, उससे कम हो जाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ गया है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगला सवाल है 11 नंबर कि 3 प्राथमिक रंग, एक होता है द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग। देखिए प्राथमिक रंग किसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4, पहला में है नीला, हरा, लाल। तो दोस्तों प्राथमिक रंग नीला, हरा, लाल को ही बोला जाता है। और द्वितीय रंग की चर्चा अगला हम क्वेश्चन जब लॉन्च करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बताएंगे द्वितीय रंग के बारे में। तो अभी हम समझेंगे प्राथमिक रंग में कौन कौन सा होता है, नीला, हरा, लाल, नीला, हरा, लाल, ये हमारा कैसा रंग है, प्राथमिक रंग है। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है कि हीरा बहुत कठोर है। ये सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हीरा बहुत कठोर है, जबकि पूछ रहा है कि ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट काफी मुलायम होता है। तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, कठोर, बहुत नरम, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत नरम। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग फटाफट से बना लेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कि निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाता है। देखिए दोस्तों निर्जलीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन, ऑप्शन नंबर एक है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 2 है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 3 है कैल्शियम क्लोराइड, और ऑप्शन नंबर 4 है कैल्शियम सल्फेट। अब बात करते हैं कि निर्जलीकरण, जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन कैसे होता है। जैसे देखिए कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, 2 मोल इसमें जल होता है। जब हम इसको क्या करेंगे, ये गर्म हो जाता है दोस्तों। ये क्या होता है, निर्जलीकरण। ये होता है निर्जलीकरण। इसको जब हम करते हैं कैल्शियम सल्फेट को, तो ये बनता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट
प्लस जल बन जाता है दोस्तों, प्लस क्या बन जाता है, जल बन जाता है। यहाँ 2 मोल जल बनेगा, बैलेंस्ड है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, एक वयस्क की शरीर में रक्त की मात्रा होती है। यहाँ पे मात्रा होगा दोस्तों, मात्रा। एक वयस्क की शरीर में रक्त की मात्रा, ऑप्शन नंबर 1 3 से 4 लीटर, ऑप्शन नंबर 2 4 से 5 लीटर, और ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों 5 से 6 लीटर, और ऑप्शन नंबर 4 है 6 से 7 लीटर। तो बताइए कि एक वयस्क के शरीर में होता है दोस्तों 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। कितना होता है, वयस्क मानव के शरीर में, वयस्क मानव के शरीर में जो ब्लड होता है दोस्तों वो 5 से 6 लीटर होता है। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर, और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। पादपों में होता है जबकि पशुओं में नहीं होता। क्या है भाई जो पादप में होता है और पशुओं में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर 1 स्टार्च, ऑप्शन नंबर 2 सेलुलोज, ऑप्शन नंबर 3 प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 4 वसा। देखिए ऑप्शन को छाटिए। स्टार्च जो है कि पादप और जंतु दोनों में होता है, प्रोटीन पादप जंतु दोनों में होता है, और वसा पादप जंतु दोनों में होता है। लेकिन दोस्तों सेलुलोज जो है ये पादप में केवल होता है। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। कहता है कि 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है। 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है जिससे 25 सेकंड में इसका वेग 50 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाता है। त्वरण और बल के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए ये है जिससे है दोस्तों, यहाँ पे हा नहीं होगा, हा यहाँ पे होगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है क्रमशः 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर 200 डाइन, दूसरा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर 100 डाइन, और ऑप्शन नंबर 4 है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर 200 डाइन। देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 100 ग्राम द्रव्यमान कितना है दोस्तों, 100 ग्राम द्रव्यमान, 100 ग्राम। उसके बाद दे रखा है कि बल कार्य करता है जिससे 25 सेकंड, टाइम कितना है तो टाइम हो जाएगा 25 सेकंड। फिर कहता है कि वेग इतना हो जाएगा, यानी हम कहेंगे कि प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड, और जो है कि फाइनल वेग होगा 50 मीटर पर सेकंड दोस्तों। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80, v का मान 50 है, u का मान 0 प्लस a का मान निकालना है, और t का मान 25 है। 25 दूना 50 कट जाएगा दोस्तों, a बराबर निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब क्या पूछा है, एक्सेलरेशन तो आ गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 में भी है और ऑप्शन नंबर 3 में भी है। तो अभी हम इसका सटीक आंसर नहीं बना सकते हैं दोस्तों। अब देखिए अब हम यहाँ से निकालेंगे F बराबर MA। F बराबर क्या होता है, MA होता है। अब देखिए A का मान कितना है, A का मान है 2 और M का मान कितना है 100 ग्राम, M का मान 100 ग्राम, तो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200, 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200। ये 200 क्या है, डाइन है दोस्तों। तो आप बताइए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 200 डाइन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, छाप लीजिए फटाफट से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है कि वेग त्वरण व तय की गई दूरी में संबंध बताना है। सह संबंध क्या है तीनों में आपस में? ऑप्शन नंबर 1 v बराबर u प्लस 80, ऑप्शन नंबर 2 v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, ऑप्शन नंबर 3 s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 s बराबर ut। अब देखिए s बराबर ut ये तो होगा नहीं। अब बताइए वेग किसमें, वेग इसमें है, वेग इसमें है और वेग इसमें नहीं है दोस्तों, इसमें नहीं है, ये भी कट गया। त्वरण देखिए
त्वरण इसमें है, त्वरण इसमें है। तय की गई दूरी, डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस इसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, तो इसका सटीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, 2as ये क्या है, यही तो है डिस्प्लेसमेंट, यही है डिस्प्लेसमेंट दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए दोस्तों, प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में। अब आपको बताना है, ऑप्शन नंबर 1 है कण के रूप में, ऑप्शन नंबर 2 है तरंग के रूप में, ऑप्शन नंबर 3 है ना तो कण ना तो तरंग, ऑप्शन नंबर डी है कण व तरंग दोनों। तो देखिए दोस्तों, अगर प्रकाश तरंग को समझना है तो आपको अल्बर्ट आइंस्टीन को याद करना होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन को याद करना होगा, जिन्होंने E बराबर mc² दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था ना कि प्रकाश जब निकलता है ना तो वो कण के रूप में निकलता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि जहाँ से, मान लीजिए ये सोर्स ऑफ प्रकाश है, यह सोर्स ऑफ प्रकाश है, यहाँ से प्रकाश निकला, तो जहाँ से प्रकाश निकलता है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि वो कण है, और निकल करके जब ये प्रकाश आगे बढ़ता है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये कहे ना यही वेग है। यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ड्यूअल नेचर दिया, कहा कि प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। तो इसका हम सटीक आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कि प्रकाश कण व तरंग दोनों है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आई होप आप 18 नंबर समझ गए होंगे। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है कि 0 डिग्री सेल्सियस की 1 किलोग्राम बर्फ लीजिए और 10 डिग्री सेल्सियस की 1 किलोग्राम पानी लीजिए और दोनों को मिला दीजिए। अब फिर पूछ रहा है कि इसका तापमान क्या होगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ लीजिए और 10 डिग्री सेल्सियस का 1 kg पानी लीजिए, दोनों 1 kg लेना और दोनों को आपस में मिक्स कर दीजिए। अब कहता है कि मिक्स करने के बाद इसका टेम्परेचर क्या होगा, दोनों के बीच में रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, हमें तो यही आंसर सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से कम, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस के समान, और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस के समान हम तब मारते दोस्तों, इसका आंसर सी हम तब बताते जब इसमें गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट दोस्तों देता कि 80 कैलोरी पर। अगर कहता कि 1 kg में 80 कैलोरी जो है कि लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा है, लेकिन ये नहीं दे रखा है, इसीलिए इसका सटीक आंसर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के में। बढ़ते हैं, आज का लास्ट सवाल है और आज हम इतना ही करेंगे। जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरते हैं तो कौन सा रंग सर्वाधिक प्रभावित होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 नीला, 2 लाल, 3 नारंगी और 4 श्वेत और 5 है दोस्तों, 5 तो है नहीं। इसका सटीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा कि नीला। जब हम श्वेत प्रकाश को ग्लास प्रिज्म से गुजारते हैं, जब हम श्वेत प्रकाश को, ये लीजिए ग्लास का हम एक प्रिज्म लेते हैं और ग्लास प्रिज्म से दोस्तों हम क्या करेंगे कि श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे। वाइट रे को जब हम इसको गुजारते हैं तो क्या होता है कि इसमें से कह रहा है कि सबसे ज़्यादा अपवर्तित कौन होगा, सबसे ज़्यादा कौन इधर उधर फैलेगा, कौन फैलेगा दोस्तों। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नीला नहीं रहता तो हम बैगनी मारते दोस्तों। तो आई होप आप 20 क्वेश्चन समझ गए होंगे और कल हम लोग देखेंगे किसके बारे में, अगला 21 से देखेंगे, फिर 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।